नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे ट्रंप के एक के बाद एक के बाद एक। कोई मित्र हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई यूएस में, तो मैंने उनसे पूछा कि ट्रंप साहब किस तरह से धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट। मैं कैसा क्यों? कि ट्रंप साहब हैं वो, पहले होता था कि अमेरिकन फर्स्ट, बट अब एजेंडा बदल गया है कि अमेरिका भी ठीक है, सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन ट्रंप की अपनी जो चॉइस है वो फर्स्ट है। और डेमोक्रेट्स में ये सब चीजें चलती नहीं है कि हिंदुस्तान में तो चर्चाएं हो ही रहेंगी, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो वहाँ की चीजों को भी देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ फ्रेंड्स से व्हाट्सअप भी करते हैं, मेल के जरिए भेजते हैं। लेकिन जो स्टेप्स ट्रंप साहब के यूएस में हैं, वो अमेरिकन की छोड़े व्हाइट हाउस भी उनको अप्रिशिएट नहीं करता है। कई लोग हैं जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन अभी भी वो अपने रवैये पड़े हुए हैं। लेकिन उनके हाथ में पावर है, उनके सिग्नेचर अथॉरिटी है वो, और जो कहें वो चल भी सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ट्रंप जो कहें, वो उस टाइप के जिद्दी किस्म के इंसान भी बताए जाते हैं कि एक बार के लिए वो करके सनसनी भी फैला सकते हैं। तो चले, आज जो एजेंडा अभी चल रहा है, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मैंने कई लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी एटलीस्ट डेड नहीं हो सकती। बहुत सारे आक्रमण भी भारत ने सहन किए हैं। सोने की चिड़िया बिल्कुल रही होगी, तभी लोग देखते हैं। कितने ही लोगों की हिंदुस्तानियों ने बेशक अपने यहाँ की चाहे तबाही देखी हो, लेकिन कई लोग आबाद हो गए हिंदुस्तान से। ये इतिहास अगर हम देखें तो कब से आक्रांता हमारे देश पे आए, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा वापस से खड़ा रहा। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के व्यापार, हिंदुस्तान के आबो हवा, उसके डीएनए में है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन क्योंकि आज चुनी हुई सरकारें हैं, उस एजेंडे के तहत ही बात करें, वो डीएनए खत्म नहीं हो सकता। तो बेशक लगता होगा अमेरिकन को या मिस्टर ट्रंप को कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड हो सकती है। तो आज हमारे साथ में तीन ऐसी शख्सियतें हैं जो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और हमें क्या वास्तव में अभी कहीं सावचेत रहने की आवश्यकता है, कैसे इससे हालात से निपटा जा सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि, और कहा नहीं, ये हम लोग देख भी रहे हैं कि ट्रंप अगर अपने जिद पे आकर के कुछ परेशानी पैदा भी करते हैं, तो हमारे पास में क्या रूट लाइन्स बचती हैं। हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, कई देशों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं भारत के राजनयिक के रहते हुए। हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं। क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह से नजदीकियां बढ़ने की कवायद में है इस समय, ट्रंप को भारत को चाहे डराने के लिए कर रहे हो या भारत को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारे सामरिक महत्व और सामरिक हमारे हित हैं, उस पर क्या असर पड़ सकता है वो बारीकी से समझाएंगे। और हमारे आर्थिक हितों पे क्या असर पड़ सकता है, क्या कोई कुठाराघात हो सकता है, उसको लेकर के रचित खंडेलवाल जी हैं, जो आर्थिक मामलों के ग्लोबल एक्सपर्ट हैं, वो हमें बताएंगे। मैं सबसे पहले गौरीशंकर गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपने पहले दिन जब ये संदेह चल रहा था, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हम जब जुड़े थे, तो आपने बड़ी उससे कहा था कि देखिए ट्रंप साहब कहते हैं, उसके बाद में वो एक्शन मोड में आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी हम कुछ कह सकते हैं कि वो टैरिफ, जुर्माना, आए दिन उनके स्टेप बदलना। योगेंद्र जी नमस्कार, आपको, आपके हमारे सब पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए, पिछले 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है वो बड़ा एक्साइटिंग है। हमारे जो डिप्लोमेटिक कलीग्स हैं, सर्विंग एंड रिटायर्ड, वो भी आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं कि इस तरह का एक्सचेंज मेरी 40 इयर्स की और 45 इयर्स की डिप्लोमेसी में मैंने कभी नहीं देखा। एंड कमिंग फ्रॉम हेड ऑफ स्टेट्स, जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है अपने ट्वीट्स में, मेरे को याद नहीं है कि किसी साधारण व्यक्ति ने भी ऐसी लैंग्वेज ट्वीट की हो। वो कभी ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं, कभी डेड इकोनॉमी बोलते हैं, कभी कुछ और बोल देते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज है। लेकिन आपने जो शुरुआत की कि भारत की जो इकोनॉमी डेड है, तो फिर उनको समझौता करने की जरूरत ही नहीं है। जब डेड इकोनॉमी में क्या बेनिफिट होगा अमेरिका को? तो ये तो बड़ा क्लियर है कि वो सिर्फ एक
इमोशनल व्यक्ति हैं। मेरा असेसमेंट ये है कि वो बड़े इमोशनल हैं, बड़े इगोइस्टिक हैं, और उनकी ईगो को शांत करने के लिए अगर मोदी जी उनको एक बार फोन कर लें तो शायद उनका ईगो ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट उसको छोड़िए, भारत जो है कि डीएनए में एंटरप्रेन्योरशिप है। आप देखिए, आज जितने भी इंडियंस जो यूएस में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो टॉप कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उनकी पर कैपिटा इनकम इवन यूएसए में सबसे ज्यादा है। तो ये तो हमारे डीएनए में है। और आपने कहा कि वो फंगस मेडिसिन का आप वो रिपोर्ट पढ़िए जो ओईसीडी के लिए उन्होंने दिया था जी कि फॉर 1000 अकॉर्डिंग टू हिम अप टू 1720 इंडिया dominated the world trade. 34% of global economy was with India and global trade at that time. हम तो कहते हैं कि उससे पहले भी थी, क्योंकि इन्होंने तो जीरो से किया है क्रिश्चियन एरा। आप उसके 1000 ईयर्स पहले चले जाएं टू द टाइम ऑफ कौटिल्य, तो वो भी जी इंडियन इकोनॉमी, तो वो खैर अलग चीज है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अभी लेटेस्ट ट्वीट जो ट्रम्प साहब का मेरे को मिला है, वो हमारे एक कलीग ने भेजा है, मैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। यस सर जी उसमें बिल्कुल क्लियरली ये लगता है कि वो मोदी साहब ने उनको फोन नहीं किया, इसलिए वो बड़े ऑफेंसिव हैं। So hard to believe that Prime Minister Modi still hasn't responded to my tweets, statements, or tariff concerns. We gave India so much, great deals, defense support, big crowds, and yet total silence, not even a thank you. Don't forget, I am the one who got India and Pakistan to declare a ceasefire. Nobody else could do that. Many people said that I would have gotten a Nobel Prize for it. India continues to benefit while American workers suffer. I've always liked Modi, but this kind of disrespect will not be forgotten. Bad for business, bad for friendship. Now, this is the latest. A few minutes ago, it has come on, X. सर So, मुझे लगता है सर आप तो खैर इतने राष्ट्रों में आपने सेवाएं दी कि इतना फनी, और मुझे लगता है कि एक इतने बड़े व्यक्ति हैं, मैं मोरलेस भी क्या कहूं उनको, ऐसे कोई खींच जो होती है कि बिल्कुल कोई लालायती हो कि अरे भाई कुछ नहीं, कम से कम फोन तो कर भी यार, उस पोजीशन में ट्रम्प साहब आ गए हैं। और वाकई देखिए, मैं आप मतलब मैं यूं नहीं कह रहा कि कोई तारीफ की बात, हिंदुस्तान के हुनर, हिंदुस्तान की काबिलियत, हिंदुस्तान की सर्विस, जो सेक्टर सर्विस सेक्टर, दुनिया उसका सानी है, और अमेरिकन भी हैं। सरकार का एजेंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां के व्यापारियों से पूछिए कि हिंदुस्तान की स्किल की कद्र कितनी है। अगर वहां से किसी परिस्थिति में निकलते भी हैं तो क्या पोजीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ का हुनर चलता है, यहाँ की स्किल चलती है, जिसकी वजह से इंडिया के बाहर भी लोगों ने अपना लोहा मनवाया है, उनकी कद्र हुई है। ऐसे कोई नहीं कहता है कि चलिए कि हिंदुस्तानियों की जो सर्विस हमारा सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है, और आज भी उसकी वजह से चाहे अमेरिका हो चाहे यूके हो, हिंदुस्तान से हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं लोग, दोस्ती करके भी अपना गर्व महसूस करते हैं। मैं सर आपको रोका, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो तो योगेंद्र इसे जी, हम मैं इस एक तरह बात से बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, हमारी जो हिस्ट्री है और पुराने रिलेशंस हैं, उनको लिविंग दैट असाइड, हमें इस टेम्परेरी प्रॉब्लम को रिजोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अननेसेसरी हर्डल्स रास्ते में बिल्कुल आए। बिल्कुल तो एक नेगोशिएशन होना चाहिए, और इस ट्रेड का जो हर्डल बना हुआ है इसको बंद करना चाहिए। और उनको ये भी समझाना चाहिए कि हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, मिलियंस की तादाद में, और हम रशिया का ऑयल अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे और उन लोगों को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और यही चीज उनको एग्रीकल्चर के बारे में समझानी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी उनसे बात करें और ये 2-3 चीजों पे उनको कुछ समझाएं, तो हो सकता है कि उनका रवैया थोड़ा बदले और वो हमारी परिस्थितियों को समझें। क्योंकि मेरे को लगता है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको समझा नहीं पा रहे हैं, वो समझा पा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सुनते नहीं है किसी और की। तो वो शायद मोदी जी की इस मामले में सुन लें, एक कोशिश उनको करनी चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। क्योंकि बिल्कुल हमें सर, अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत हमारी है, जरूरत है, बिल्कुल और हम बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं चाहते रिलेशंस में, जिससे कोई ऑफेंसिव चीज हो। तो इसको नेविगेट तो करना पड़ेगा, ये मेरा व्यू है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए सर, मुझे लगता है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में भी वो टीम है जिससे वो देखते हैं, क्योंकि अवसर का इंतजार होगा। अगर इतनी जल्दी करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग उस दबाव में महसूस करते और ट्रम्प साहब शायद ये मान करके चलते, क्योंकि एक मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो एक इस तरह का दबाव महसूस करते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान सरेंडर कर रहा है। लेकिन अब वो वक्त है, आपने सही कहा कि मोदी साहब को बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सद्भावना पसंद करते हैं। अनावश्यक का किसी भी तरह का कोई तनाव ठीक नहीं है। एक दिन पहले का ही ट्वीट उनका जो था कि हो सकता है वक्त आने पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान फ्यूल खरीदे, तो मैं इसके लिए मैं कटेवा साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं तनाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक इस तरह का एक एजेंडा बनाया जा रहा है कि अगर इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि ट्रम्प किसी भी स्थिति में कहीं पे डाइवर्ट भी हो सकते हैं। वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए पाक से हाथ में मिला सकते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब मुनीर वहां पे दावत पे गए व्हाइट हाउस में, उसके बाद में पता चला कि मुनीर के बेटे अब बिटकॉइन का बिजनेस जो ट्रम्प के बेटे हैं उनका देखेंगे। तो ये बेसिकली पॉलिटिशियन कम और बिजनेसमैन ज्यादा है, और बिजनेसमैन भी वो इगोस्टिक बिजनेसमैन। तो आपको लगता है कि अगर समय के साथ में कुछ सॉल्यूशन नहीं हुए तो हमारे कुछ सामरिक हितों पे भी असर पड़ सकता है इसका? हाँ, ठीक बात है योगेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये ट्रेड का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो बाकी बायलैटरल रिलेशंस हैं वो जी। पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और उसमें हम्म। हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल हमारी रिलेशनशिप है, वो उसको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि आपको बता दूं कि 2015 से हमारा इंडो यूएस डिफेंस कोऑपरेशन जो हमने साइन किया था उनके साथ, वो 10 साल के लिए था। और जी। 2016 में उन्होंने उस डिफेंस कोऑपरेशन को उन्होंने मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में टर्न कर दिया। उस जी। मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का मतलब है कि उन्होंने हमारे को स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन, जिसे STA-1 बोलते हैं, वो स्टेटस हमारा और अमेरिका का हो गया। इसका मतलब ये है कि जितने भी उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसमें हमें एक्सेस दे दी। और इसके साथ उसका ये भी था कि उसमें जॉइंट R&D होगी, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, और उस पर फोकस होगा, और डिफेंस कोऑपरेशन पे भी फोकस होगा। इसके साथ साथ ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट की, वो हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने आज ही पढ़ा होगा कि इस ट्रेड के ठीक तरह से स्मूथली हुई नहीं, क्योंकि दुनिया भर की टैरिफ लगा दी। इससे जो हम F-35 फाइटर प्लेन खरीदने का हमारा इरादा था, जो आज के दिन राफेल से भी एक एडवांस और सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, वो प्रोक्योरमेंट की हमारी डील चल रही थी, वो उसको भी फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ हर साल हम उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। आप देख रहे थे कि थोड़े दिन पहले आपने, हम भी टीवी पे थे उस टाइम, युद्ध अभ्यास के नाम से उन्होंने आर्मी के साथ की थी यूएस ट्रूप्स ने, फिर एक्सरसाइज मालाबार नेवी के साथ की थी, और इसी तरह से कॉप इंडिया करके एयरफोर्स के साथ उन्होंने एक्सरसाइज की थी। ये मेजर एक्सरसाइजेज इन हमारी एक दूसरे के साथ, जिससे हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज, एक दूसरे की जो डिफेंस की जो लेटेस्ट क्या चीजें हैं, इसके बारे में हमारे प्रोग्राम एक्सचेंज होते थे। ये बहुत अच्छा एक हमारा सिस्टम चल रहा था, क्योंकि हमें ऐसी जगह पे थे कि हमारा जो पुराना इक्विपमेंट है वो अभी भी हमारा रशियन ओरिजिन के है, और वी वर एबल टू बैलेंस द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड यूएस इन ए वेरी वेरी गुड फैशन। ये हमारी सरकार की और हमारी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। अभी ये ट्रेड का जो टैरिफ का ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये धीरे धीरे इसे, जैसा कि गौरीशंकर साहब ने बताया, इसे ट्रम्प इसको पर्सनल ले रहे हैं, क्योंकि एक तो बार बार वो जो नोबेल प्राइज के लिए वो उनका बड़ा दिल कर रहा है, उनको मिलना चाहिए, और ये कि हमारे सीज फायर कराया कि नहीं कराया, इस तरह की बातें जो क्लियर कट है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम इन चीजों में कोई, इट इज प्योरली डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज एंड देयर इज नो मीडिएशन बिटवीन फॉर ए थर्ड पार्टी। ये बार बार ये मुद्दा उठ रहा है, और पार्लियामेंट में भी अपोजिशन ने इसको बहुत उछाला है, उससे भी थोड़ा सा वो लगता है खिंच से गए हैं, और बार बार वो बोल रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आपने बताया, उनका पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट लेटली हो गया है। एक तो उनके खुद वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये बोल नहीं सकते कि भारत की इकोनॉमी इतनी खराब है। अमेरिकन इकोनॉमी में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो हमारे भारतीय ओरिजिन के लोगों का है। वहां की जो बड़ी बड़ी
चाहे आप गूगल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, उसके अंदर भारतीय ओरिजिन के जो वो वहाँ के अमेरिकन सिटीजन हैं वो आज सीईओ बने हुए। और हमारे जितने भी यंगस्टर और जितने वहाँ साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डॉक्टर जितने भी वहाँ काम करते हैं, हमारी काम करने की क्षमता ज्यादा है। और ये हमारा डीएनए की जो भी हम मुद्दा उठाते हैं, जो भी हम काम पकड़ते हैं, उसे हम ठीक तरह से करते हैं। तो ये भी एक वो सोचते नहीं है इस बात को, तो इस तरह से बोलना कि हमारी डेड इकोनॉमी है, जैसे कि आज के दिन हमारी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। उनका पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही दिखाता है कि उन्होंने अमेरिका व्हाइट हाउस में जो प्रोटोकॉल के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उस काम के लिए, वहां पे उन्होंने एक छोटे से देश पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उन्होंने ऑफिशियल लंच दिया, लंच पे दावत। उसको अगर दावत देनी थी तो वहां के अमेरिका के सीडीएस दे सकते थे, एट द मोस्ट वहां के डिफेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो दे सकते थे। पर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल लंच एक किसी आर्मी चीफ के लिए, जो कि देश के हेड ऑफ स्टेट भी नहीं है, ऑफिशियली तो सिर्फ आर्मी चीफ है। और दूसरा, जैसा कि सबको पता है, अभी उन्होंने लेटली एक ऐसी ट्रीटी साइन की है पाकिस्तान के साथ, ऑयल ट्रीटी। और परसों ट्वीट आपने भी देखा होगा कि इन टाइम्स टू कम पाकिस्तान में ऑल्सो सप्लाई ऑयल टू इंडिया। ऐसी बातें ऐसे ट्रम्प कर रहे हैं। तो ये मैंने सर वही कहा ना कि वो दरअसल एक राष्ट्र के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष की तरह वो बिहेव कम कर रहे हैं, और एक बिजनेसमैन, वो भी अड़ियल किस्म के बिजनेसमैन की तरह, जो अपनी शर्तें मंगवाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश करते हैं, उस टाइप से वो डील कर रहे हैं। मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। मैं एक बार रचित साहब का रुख करना चाहूंगा। सब आर्थिक आधार से अगर हम बात करें रचित जी, तो क्या इम्पैक्ट लगता है? अभी भी कुछ लोग कह रहे थे कि शेयर मार्केट धराशायी हो जाएगा, बहुत लोगों को नुकसान होगा। वो मुझे कोई बहुत इम्पैक्ट इसका लगा नहीं। हमारी इकोनॉमी पे कुछ लोगों का कहना है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि आर्थिक आधार पे भी हमें इसका सॉल्यूशन तलाशना चाहिए? योगेंद्र सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे को पैनल्स को नमस्कार। और माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा एक डाइवर्जन चाहूंगा इस पर्टिकुलर पे। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सीनियर्स हैं मेरे, और जो ये बातें बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। बट सर, अब जो सिचुएशन बनती जा रही है ना, वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी सी अलग हो गई है, कि आप जो अभी गुप्ता साहब ने बात बोली, जो लैंग्वेज आपने यूज करी ना, वहां से एक प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाती है। और ये 10 साल पहले या 15 साल पहले का इंडिया नहीं है जो आपकी कोई भी बात, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कमांड सुन लेगा। मैं समझता हूँ जैसे हम लोगों की अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर होती है, हम फूल और फूल पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग्रेजी वाला या हिंदी वाला है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है ना, इसको मैं हिंदी वाला समझता हूँ। और ये डेड नहीं, ये बोलना चाह रहे थे डेढ़। ये जो इकोनॉमी है ना इंडिया की, ये जिस तरीके से ग्रो कर रही है, उसमें यूएस का एक कंट्रीब्यूशन है, मगर इतना भी नहीं है कि हमारी ग्रोथ रुक जाए। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं सर, हमारा जो पूरा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, जो यूएस एक्सपोर्ट से मैटर करता है ना, अगर ये 25 बेसिस पॉइंट अपना टैरिफ रखते हैं, तो 30 बेसिस पॉइंट आपको टोटल इंपैक्ट मिलने वाला है। मैं कहता हूं इसका एक स्पाइरल रिपल इंपैक्ट भी ले लीजिए, अराउंड 50 बेसिस पॉइंट हो जाएगा। एक बार नीजक रिएक्शन आपको मिल सकता है, बट सर एक सीधी सी बात है, और हमने ना अपने बड़े बुजुर्गों से एक ही चीज समझी है, किसी के होने ना होने से कोई काम कभी रुका नहीं है। जो होना है वो होना है। जिस तरीके से अब ये सारी सिचुएशन बनती जा रही है, और सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी ये जो एक पर्टिकुलर ट्रूथ सोशल की हम बात कर रहे थे, ये एक्चुअली वेकफील्ड करके एक ऐसे ही एक हैंडल है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ना ये फेक स्प्रेड किया था। ये करीबन 2:30-3 बजे से स्प्रेड हो रहा था, और क्योंकि हम मार्केट में हैं तो हमारे पास भी आया था, फिर हमने इसको वेरीफाई किया था। वो जो ट्विटर का वो होता है ना, गोट करके जो आता है, उससे वेरीफाई किया था। तो ये ट्वीट एक्चुअली किसी और ने किया था और डोनाल्ड ट्रंप के नाम से कर दिया था। तो ये अभी तक उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है, दो ये बहुत ज्यादा घूम रहा है अभी सिस्टम के अंदर। अब सर देखने वाली बात ये है कि स्टॉक मार्केट्स, तो आप ये देखिए इनका अनाउंसमेंट तो 2 दिन पहले आया है। एफआईआईज ने जिस तरीके से सेलिंग करी है ना सर, आप ये देखिए इनकी टोटल पोजीशन 9% पे रह गई है डेरिवेटिव में। कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से सेलिंग करते हुए आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में या हमारी इकोनॉमी में कोई आपको बहुत मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और सर
इनके सामने हमने जो यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो कर लिया, ईयू के साथ हम डील करने में लगे हुए ही हैं। हमारी जो आज टॉप ब्रास है वो पूरी की पूरी ग्लोब में ट्रैवल कर रही है, अलग अलग जगह अपने मार्केट्स ढूंढ रही है, हम और भी मार्केट्स ढूंढ लेंगे। अब ये वो समय नहीं बचा जहां पे हम इस बात को माने कि मोदी जी अब फोन करेंगे ट्रम्प साहब को और उनकी जैसे बोलते हैं ना, एक भाषा बोलते हैं, ईगो मसाज कर देंगे। क्योंकि सर ये ईगो मसाज ना इतने टेम्परामेंटल इंसान के साथ बहुत लंबी चलने भी नहीं वाली है। और सर इन्होंने ये बोल तो दिया है, अभी एक बहुत फन फैक्ट आपको बताता हूं, इनकी प्राइसेस जो टैरिफ्स हैं वो तो आज से लग गए हैं, मगर इनके सॉफ्टवेयर तो अपडेटेड ही नहीं है। अब सॉफ्टवेयर में भी 7 तारीख से इंप्लीमेंटेशन में आएंगे। कोई कंट्री इतनी मिसमैनेज्ड हो सकती है? और इनके लिए एक और चीज बोली जाती है सर, टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ये एक इनके लिए बोला जाता है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में वापस से चिकन आउट करेंगे और वापस से बोलेंगे कि नहीं ठीक है, अभी मेरे पास इंडियन डेलीगेट्स आए थे, ये हुआ था वो हुआ था, और उसके बाद मैंने अपनी रेट्स कम कर दी है। आई रियली डोंट सी इसमें बहुत ज्यादा रीड करने को कुछ नहीं है। बट हाँ, इस बार मैं समझता हूं जो हमारी गवर्नमेंट स्टैंड रख रही है, अगर वो फर्म स्टैंड है तो लेट इट बी। हम भी एक बार देख लेते हैं कि किस हद तक जाते हैं और हम क्या कर लेते हैं फिर। लेकिन रचित साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि अभी गौरीशंकर गुप्ता साहब का एक एक्सपीरियंस बोल रहा है। देखिए, पहले के शासनाध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष जो रहे हैं वहां के अमेरिका के, उनमें इनमें अंतर है। बेसिकली ये व्यापारी हैं, और व्यापारी भी उस टाइप के व्यापारी हैं कि आपने देखा कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सामने वालों को कितना डैमेज कर सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस टाइप के। क्योंकि आज जिस पद पे ये बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि अगर सॉल्यूशन पे हमें फोकस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी को झुक जाना चाहिए, दबाव में आ जाना चाहिए, लेकिन जैसे अभी कटेवा साहब ने भी बताया कि कुछ सामरिक महत्व की चीजें हैं, उस पर भी हमारे पर असर आ सकता है। वो जिद्दी टाइप के आदमी हैं, क्योंकि कई मुल्कों को एक तरह से धकेलने की भी कोशिश की, किसी के साथ में हाथ मिलाने की भी कोशिश की, और वो उन्हीं को भी अभी कुछ दिन पहले इजराइल को ही वो कह दिया कि नहीं, वो गलत कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, वो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हाँ एक रूट लाइन है उनकी जिसे हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, गुप्ता साहब का इशारा उस ओर है कि समय के साथ में चीजों को अपने अंदाज से करना चाहिए। कोई हमारी बहुत स्मार्टनेस है कि उनकी तरह हम भी अड़के रहें। नहीं सर, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप एक बेसिक कंसेप्ट समझिए, ये क्या डील कर रहे हैं? ये डील कर रहे हैं आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ लगा रहे हैं तो टैरिफ से सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। आज आप जेरेमी पोवेल साहब को, अब थोड़ा सा मैं इंटरनल डिस्कस कर लेता हूं, आपके ऊपर जितना बड़ा डेट है आज के टाइम, उस डेट को सर्व करना, उस डेट की इंटरेस्ट को सर्व करना यूएस गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम बनती जा रही है। जेरेमी पोवेल साहब ने इनको बहुत बार वार्न किया है कि ये टैरिफ वाला गेम अभी आप मत खेलिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आपकी इकोनॉमी जो है वो उसको हैंडल नहीं कर सकती, एंड इन टाइम टू कम आपके लिए ही डेट सर्विंग जो है ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और सर पहली बार नहीं देखा है, हमने पिछले कुछ सालों में पहले भी देखा था कि यूएस गवर्नमेंट के पास रन करने के लिए फंड्स नहीं थे। कई बार ये हमें सुनने को मिला कि 5 दिन का और फंड बचा है, फिर गवर्नमेंट ही बंद हो जाएगी। तो आप उस बड़े डेट को सर्विस नहीं कर पाएंगे अगर आप टैरिफ लगाएंगे। तो जहां तक बात हो जाती है ना सर बिजनेस मेंटालिटी की, और ये क्या कर रहे हैं कि इसके साथ साथ आपसे एक इन्वेस्टमेंट भी डिमांड कर रहे हैं। अब हमारी और इनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कहां पे अटक रही है, जो हमारे पीयूष गोयल साहब भी बोल रहे हैं, ये हमसे बोल रहे हैं माइक्रो ग्रीन्स जो है वो 0% पे हमें इंपोर्ट करना होगा यूएस का। अगर इनके माइक्रो ग्रीन्स हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा का पूरा सफर करेगा। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हमने बचपन में पढ़ा था, और बहुत बड़ा क्वांटम है हमारी इकोनॉमी का जो आज भी एग्रीकल्चर से चलता है। अब वो क्वांटम धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारा सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है, बट हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसे सफर नहीं करने दे सकते। तो अगर हमारी इकोनॉमी पे इनिशियल लेवल पे आपको डेंट भी पड़ता हुआ दिख सकता जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चले, मैं रचित साहब, मैं आपकी बात से मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, और अभी जो लेटेस्ट कुछ चीजें चल रही थी वो भी मैं, जब हम डिस्कस कर रहे हैं उसके 15 मिनट पहले मैं देख करके आया। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि 2 बातें होती है। मैं गौरीशंकर गुप्ता साहब का रुख करना चाहूंगा, समय कम है सर, मैं आपसे शॉर्ट में चाहूंगा। 2 बातें हम अगर बचपन से भी हम देखें, जैसे रचित साहब भी कह रहे थे, किसी भी से झगड़ा करना या फिर किसी से तनाव रखना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप किसी से अगर हाथ मिला लेते हैं, सद्भावना रखते हैं, क्योंकि हम उससे
मुल्क के नागरिक हैं, जिसे हमें बचपन से सिखाया जाता है हिंसा और क्षमा, दोनों चीजें। क्षमा अगर कोई करता है तो इसे ये नहीं मानना चाहिए कि वो सरेंडर कर रहा है। क्या वाकई हमें इन वाक्यों के साथ में इसका एक बार के लिए सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि हो सकता है समय के साथ में कुछ समझ में ट्रम्प साहब के भी आए कि देखिए ये तो प्रेशर है उन पे, क्योंकि वो उस देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वहां के इंटरनली भी जो फीडबैक है, वहां के व्यापार वर्ग, वहां के पॉलिटिशियन सब समझाते हैं कि हिंदुस्तान से इस तरह के टकराव का कोई फायदा नहीं है। चाइना के सामने चाइना सरेंडर नहीं हुआ, चाइना अपने रुख पे अड़ा रहा है। मैं कहूंगा कि ट्रम्प साहब एक तरह से चाइना के सामने अपना एक जो विजन था उसको क्लियर कर दिया कि नहीं, इनको दबाने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से एक तबका हिंदुस्तान का भी कह रहा है कि दबने की कोई आवश्यकता नहीं, दबने की बात नहीं है इसमें। तो मैं गुप्ता साहब आपसे चाहूंगा कि क्या वास्तव में इस पहलू पे कुछ करना चाहिए कि अगर किसी को हम आगे बढ़ करके बात कर लेते हैं, उसमें मैं सरेंडर नहीं मानता उसको, तो उस पहल पे कुछ करना चाहिए। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो ये है कि ये ट्रेड वार तो है, लेकिन इसमें इसका नेगोशिएशन चलना चाहिए और चलता रहेगा। हमारे जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसकी वजह से हमारे और क्षेत्रों में रिलेशंस खराब नहीं हो और देशों के साथ भी खराब नहीं हो, क्योंकि अमेरिका के अलाइज हैं, जैसे यूके के साथ अपने साइन किया है ट्रेड डील, अभी वो रेटिफाई नहीं हुआ है, तो वो भी पीछे हट सकते हैं। जो अमेरिकन अलाइज है ना, वो उनकी ट्रेंड अमेरिका को देख के बदल जाती है। तो अगर अमेरिका हमारे साथ वार करेगा तो मैं आपको 100% अश्योरेंस करता हूं कि ये यूके का ट्रेड डील रेटिफाई नहीं होगा और आप यूके के साथ ट्रेड डील नहीं कर पाएंगे। तो ये और चीजों की और कंट्रीज की पॉलिसी भी इस पे अफेक्ट करेगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्षेत्रों में, जैसे सामरिक क्षेत्रों में कटेवा साहब ने बताया, उसमें भी हमारी पॉलिसी को नुकसान हो सकता है। तो हमें इनसे एक संपर्क करके इनको थोड़ा सा पैसिफाई करना चाहिए और हमारे नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाना, पहली चीज। दूसरी चीज, आप चाइना की बात कर रहे थे। चाइना के देखिए वहां पर कोई विपक्ष नहीं होता, और जो हमारी बिटर डिबेट विपक्ष के साथ होती है उससे भी बहुत हर्ट होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि अभी राहुल गांधी तो कहते कि उनको आप कहो कि ये लॉयर हैं, कि ये बिल्कुल झूठ बोलने वाले हैं। इस तरह की डिमांड करना और इस तरह की बार बार चीज उठाना, ये विदेशों के लिए अच्छी नहीं होती। ये समाचार वो खुद नहीं पढ़ते, लेकिन उनके एम्बेसी के थ्रू उनके पास पहुंचते हैं, तो उससे हमारे रिलेशंस में काफी कटाव आता है, अच्छा नहीं होता वो। चाइना में ऐसी कोई चीज नहीं, कोई और बोलता ही नहीं है, तो जो चीज ऑफिशियली बोली जाती है वो बड़ी सदी हुई भाषा में बोलते हैं और उनका वो ऐसा ही होता है। तो इकोनॉमिक चीज अलग है, ओवरऑल रिलेशंस अलग हैं, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस अलग हैं, और चाइना और हमारी जो अप्रोच है उनकी अलग डायमेंशन है। तो इन सबको समझ के मैं चाहता हूं कि उनके साथ कम से कम रिश्ते ठीक रखने चाहिए, चाहे इस ट्रेड डील पे समझौता हो या और आगे बढ़े जो भी कुछ है, लेकिन उनके साथ जो कटुता है वो खत्म होनी चाहिए। चलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, क्योंकि बड़ा ही एक ऐसा मुद्दा है और आप लोगों ने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातें कही हैं। और लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में बहुत सारे लोगों की ऐसी टीमें हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हों, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अमेरिकन भी नहीं चाहते हैं भारत के साथ में किसी भी तरह का आर्थिक टकराव हो। तो क्योंकि देखिए दोनों तरफ से वहां की जो पब्लिक है या जिनके हित इकोनॉमिकली हैं या बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह का काम सफर करे। लेकिन मैंने कहा ना कि ये राष्ट्रपति कम है और एक बिजनेसमैन ज्यादा है, और जिद्दी किस्म के बिजनेसमैन, वो इनके कैरेक्टर में झलकता भी है। लेकिन खैर चलिए, दोनों ही तरफ हुनरकार बैठे हुए हैं। जी योगेंद्र जी, एक 10 सेकंड लूंगा मैं। आप यही बात मत भूलिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप से नहीं आप डील कर रहे हैं, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से डील कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस दुनिया में ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन टुडे। तो इस ट्रेड डील के कारण हमारे बाइलेटरल रिलेशनशिप नहीं खराब होने चाहिए। हमारे कितने सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो ये डिप्लोमेसी से ही सॉल्व होगा। और ये कोई इंटरनल अपोजिशन से डील नहीं कर रहे हैं कि आप जाओ भाड़ में, हम करेंगे जो करना। इस तरह की एटीट्यूड लेकर के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल वही अभी गौरीशंकर गुप्ता जी ने भी कहा कि बहुत सारी चीजों पे असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ट्रंप साहब हैं लेकिन वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। बात एज ए प्रेसिडेंट करनी है, कोई व्यापारी ट्रंप से बात नहीं करनी। और मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से सहमत हूं कि उनको रास्ता निकालना चाहिए, कोई लंबा खींचने में कोई स्मार्टनेस नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।